हेलो स्टूडेंट्स, राइट। हम लोग काइनेमैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मेनली इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द ग्राफ, इन दो कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया था, इनकी एप्लीकेशन स्टडी की थी। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इन्हीं सेक्शंस पर बेस्ड, लाइक इंटीग्रेशन और एरिया पर बेस्ड, हमने कंक्लूजन्स भी स्टडी कर लिए थे। तो उन्हीं कंक्लूजन्स को अप्लाई करने के हिसाब से अपन कुछ एग्जाम्पल्स और ले रहे हैं, राइट। ये एग्जाम्पल्स अपने बुकलेट में से ही है, तो आई बी राइटिंग द रेफरेंस नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली उसको अपन सॉल्व करते हैं, देन वी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 8 which is on page 42, right? This is example 8, page 42. तो अब ये एक डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है। जो प्रोफाइल हम लोग लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन में, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इट सेज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस वेरीज एज v equals to 2x square meter per second, where x is in meters. If initially the particle was located at x equals to 1 by 3 meters, then at what time will the particle be at x equals to 1? तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी जो है, आप देखिए वेलोसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है एंड दैट इज 2x स्क्वायर। तो यहाँ अभी रूटीन जो अपन लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे, वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है ना, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है, मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। अच्छा, ये v एज अ फंक्शन ऑफ x देकर मुझे अगर एक्सेलरेशन पूछा होता, तो एक्सेलरेशन के लिए तो अपन इमीडिएटली क्या देखते हैं कि यार दो कैटेगरी हैं। अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन इज dv by dt, और वेलोसिटी अगर x डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन इज v dv by dx। दोनों फॉर्मेट्स बताए थे मैंने। बट यहां क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पूछा है, यहां कहीं कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात हो रही है कि वेलोसिटी x डिपेंडेंट दे दिया एंड इट सेज इनिशियली पार्टिकल x इक्वल्स टू 1 by 3 पे है, तो किस टाइम पर वो x इक्वल्स टू 1 पे पहुंच जाएगा। टाइम की वैल्यू निकालनी है, आंसर में मुझे टाइम का वैल्यू पता करना है, x कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात नहीं कही। तो पहले तो हमें ये कनेक्ट करना जरूरी है दैट ऐसे केस में इफ आई गो फॉर यार वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से मुझे x की डिटेल्स मिल जाती हैं। वी नो दैट क्वेश्चन ने यहाँ पे x की डिटेल्स के बारे में बात की है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की है। तो वेलोसिटी से कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने का तरीका भी है इंटीग्रेशन। तो वो चेन हमें ध्यान होनी चाहिए कि x टू v एंड v टू a इज बाय डिफरेंशिएशन एंड a से v एंड v से x इट इज बाय इंटीग्रेशन। तो अगर मैं ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूं दैट डेल्टा x इज इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2, तो ये अप्लाई करने में गड़बड़ रहे ना, ये चीज हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहां इंटीग्रेशन करना होता है टाइम के टर्म्स में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये जो इस बार हमें v गिवन है वो x के टर्म्स में दिया हुआ है। ये आपका वेरिएबल मिसमैच हो जाएगा कि यहाँ पे आपको लिमिट्स टाइम की अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपका v का फंक्शन जो है वो x के टर्म्स में है और इंटीग्रेशन यहाँ t के टर्म्स में हो रहा है। तो इसको अपन अभी डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेशन में नहीं डाल सकते, है ना, डायरेक्टली इसको अपन ऐसे इंटीग्रेशन में नहीं डाल सकते। और v को सब्स्टिट्यूट किया तो वैसी दिक्कत है, यहाँ पे 2x स्क्वायर dt होगा विच इज नॉट रेलेवेंट। तो ऐसे केसेस, ऐसे क्वेश्चंस, अगर ये मान लो v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर होता तो हम डेफिनेटली इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे होते। तो अगेन मैं फिर बता रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी फंक्शन दिया है और मुझे पोजीशन मतलब x की डिटेल्स के बारे में कुछ बात करनी है, टाइम की वैल्यू निकाल के देना है। इसका मतलब होगा तो इंटीग्रेशन प्रोसीजर ही, बट डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको उसको इंटीग्रेट करने लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मुझे उसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे केस में इस v को आप देखें, आई कैन राइट dx by dt. This v is written as dx by dt and that is equals to 2x square, है ना। ये तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, v को dx by dt लिखा। अब x वाले जो टर्म्स हैं, x वाले टर्म्स सब मैं एक साथ ले रहा हूं और दूसरे टर्म्स t वाले टर्म्स जो है वो अलग कर रहे हैं। देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन जो है इट शुड बी कन्वर्टेड इन x एंड t, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला शुरुआत में वो x इक्वल्स टू 1 by 3 पे था, शुरुआत मतलब टाइम 0 पे। तो x इक्वल्स टू 1 पे वो किस टाइम पे पहुंचेगा, दैट मींस पूरा क्वेश्चन जो है वो x कोऑर्डिनेट्स
और टाइम के टर्म्स में ही लेकर जाना है। v के बारे में कोई बात नहीं कही है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, तो मैं उसी टारगेट से v को यहां पे लिख रहा हूं dx by dt, ताकि क्वेश्चन x और t में कन्वर्ट हो जाए। अब रीअरेंज करें तो दैट विल बी dx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये x स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में ले आए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 dt, राइट। दिस इज वेरिएबल सेपरेशन कि x वाले एक तरफ कर लिए, टाइम वाले एक तरफ कर लिए, तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया। फर्दर अब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, राइट। अब इसमें अगर अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा अप्रोच अब यहां पे ये है दैट दिस dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां पे करेंगे और ये 2 dt का इंटीग्रेशन इधर करेंगे। तो आप देखिए x की लिमिट्स ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे x की इक्वेशन है, x के टर्म्स में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x की लिमिट्स जो आएंगी दे विल बी फ्रॉम 1/3 इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट 1 है, और टाइम की लिमिट्स जो आएंगी कि ये 1/3 कोऑर्डिनेट किस टाइम पे था, 0 पे, और फाइनल क्या टाइम है वो निकालना है हमें, है ना। तो x की लिमिट्स हमें दे रखी है कि ऑब्जेक्ट 1/3 से 1 पे गया और टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है 0 से t। तो अब ऐसे केस में जब इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वी नो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज -1/x, -1/x में अपन लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करें एज 1/3 एंड 1, और राइट हैंड साइड पे 2 का इंटीग्रेशन विल बी 2t, ठीक है। इसको अपन लिमिट्स वगैरह प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो आपका अकॉर्डिंगली टाइम का वैल्यू जो है इट इज कमिंग आउट एज 1 सेकेंड। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लें इस कैलकुलेशन को, बट ओवरऑल मेथड समझिए, ओवरऑल अपन मेथड देखें कि यहां मुझे v जो है वो x का फंक्शन दिया था, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता, मान लीजिए v dv by dx लगा के, तो एक्सेलरेशन मिलता, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे v की इंफॉर्मेशन से x और t के बारे में बात करनी थी, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज x का फंक्शन था, टाइम का नहीं। तो मैंने v को dx by dt लिखा, रीअरेंज किया, इंटीग्रेशन फॉर्मेट क्रिएट किया और फिर उसको मैंने इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा के अपना आंसर निकाला, है ना। सेम फॉर्मेट अपन देख सकते हैं, अब सेम फॉर्मेशन आप स्टडी करें तो एग्जाम्पल 10 देखिए, तो एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका सेटल डाउन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 10 अपन देखें, पेज 43 पे, इट सेज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज एज, तो एक्सेलरेशन फंक्शन दे रखा है -3√v, where v is in meter per second. The initial speed of the particle was 36 meter per second. Then at what time will the speed be 4 meter per second? तो फंक्शन इस बार एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, बट टाइम के टर्म्स में नहीं, टाइम के टर्म्स में नहीं है। यूजुअल हमारे फंक्शंस टाइम के टर्म्स में होते हैं, बट ये अब अनयूजुअल फंक्शन है, तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर से सॉल्व होगा। इट सेज इनिशियल स्पीड, मतलब टाइम 0 पे स्पीड 36 थी और टाइम 4 पे मुझे स्पीड निकालनी है, right? The velocity at t equals to 0, it is 36 meters per second, and we need to find the velocity, time t का वैल्यू निकालना है जब velocity 4 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। ये टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगेन आप देख रहे हैं कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो v और t के टर्म्स में चलना चाहिए। v की डिटेल्स दी हुई है और टाइम की डिटेल्स मांगी है और एक्सेलरेशन का फंक्शन है। तो अगेन आप देखो, अगर मैं डेल्टा v इक्वल्स टू a dt इंटीग्रेशन लगाता हूं डायरेक्टली, तो अगेन दिक्कत होगी बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो यहां पे v के टर्म्स में, इट इज नॉट अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो। तो यहां पे भी अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहां नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन v का फंक्शन है, टाइम का नहीं। तो अगेन एक्सेलरेशन को अब मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं एज dv by dt, एक्सेलरेशन इज dv by dt and that is equals to -3√v। उससे क्या होगा, उससे कंप्लीट क्वेश्चन आपका v और t के टर्म्स में आ जाएगा और वही हमें रिक्वायर्ड है। तो अगेन अपन ने रीअरेंज किया इज dv अपॉन √v, v वाले टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ, तो dv बाय √v इक्वल्स -3dt, दोनों तरफ फिर इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे लिमिट्स 0 से t की आ जाएंगी और यहां वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 36 है, ये वाली लिमिट हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग होगी। तो जब टाइम का वैल्यू 0 था तो वेलोसिटी की वैल्यू 36 थी, और जब टाइम का वैल्यू t है तो वेलोसिटी की वैल्यू 4 है। इसको अपन सॉल्व करें, है ना, इसको आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आपका टाइम का वैल्यू जो है वो 8/3 सेकेंड्स आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट मेथड मैं मेनली समझाना चाह रहा हूं कि अगर
टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस हैं तब तो सारी सिचुएशन आपकी रूटीन वे में नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलती रहेगी, बट जैसे ही आपके फंक्शंस टाइम डिपेंडेंट नहीं रहते आपको थोड़ा डिफरेंटली उस सिचुएशन को मैनेज करना होगा, जैसा इन दो एग्जांपल्स में अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को अपन नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, देन द नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं एरिया अंडर द ग्राफ पर बेस, जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को अप्लाई कर रहे हैं। इट इज एग्जांपल नंबर 14 on page 44. Right, it says the velocity versus time graph of a moving particle along the x-axis is as shown. At time 0 the particle is at x equals to -2 and we need to find the average velocity and average speed from 0 to 5 seconds. तो अब ऐसे केस में देखिए, जब आपको ये velocity versus time graph दे रखा है, right, this is that velocity versus time graph. Right, ये हमें velocity versus time graph इसमें given है, and the values are marked as this is 0, then we have this as 2, 3, 4 and 5, and this value it is 2 and this is given as -2. राइट, अब टारगेट इस क्वेश्चन में ये है दैट टाइम जीरो पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड वी नीड टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स। अब v वर्सेस t ग्राफ है, राइट। क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी क्या सोचनी होगी, क्या थॉट प्रोसेस होगा वो देखिए कि vt ग्राफ देखा मैंने, उस vt ग्राफ में मुझे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो ऑफ कोर्स आई विल गो बाय माय डेफिनेशंस कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब vt ग्राफ से अगर मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऑफ कोर्स विल गो बाय एरिया। जैसे ही vt ग्राफ देख रहे हैं और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अपन एरिया इवैल्यूएशन पे चलेंगे। तो एरिया इवैल्यूएशन में एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है, एक इस एरिया को हमें कंसिडरेशन में लेना है और एक ये वाला एरिया कंसिडरेशन में लेना है। तो स्ट्रेट अवे अपन जब एरिया इवैल्यूएशंस पे जाएंगे, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में अपन लेट्स से एरिया S1, जो अपन S1 S2 S3 लिखे थे, तो S1 जो आपका एरिया आएगा दैट्स हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल है ये, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर रहा हूं तो ये आपका 3 यूनिट्स आ रहा है। देन S2 जो है दिस इज अगेन अ ट्रायंगल, तो दिस इज हाफ बेस आपका 3 से 4 के बीच में है 1 और हाइट इसका भी 2 है दैट इज 1, और S3 जो है दैट्स अ रेक्टेंगल, तो ये आपका वैल्यू जो है दिस इज मार्क्ड एज 1, तो ये दिस इज 1 4 से 5 के बीच में लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ये आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ के हिसाब से ये 1 आ गया। अब इसमें अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है तो डिस्टेंस कैलकुलेशन में तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि सब ऐड हो जाएंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन तो अपना ये हो गया कि इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 5 मीटर्स, और वही जब अपन इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एक्स, तो नीचे वाला जो एरिया है दैट हैज टू बी सबट्रैक्टेड। वैसे केस में दिस इज 3 - 1 + 1, तो आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स है। नाउ इफ वी हैव एवरेज स्पीड is total distance upon total time, the total distance is 5, टाइम आपका 0 से 5 गिवन है, तो अकॉर्डिंगली दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो दैट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपका 0.6 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 3 एंड टाइम 0 से 5 के बीच में ही बात की है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के हिसाब से 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन मुझे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बोला है, तो आई वांट टू टेक द वैल्यूज ऑफ दिस vt ग्राफ की, इसका वैल्यू निकाल के अपन एवरेज ले ले। एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, एवरेज स्पीड है, दैट मींस आई विल गो बाय द डेफिनेशंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट vt ग्राफ में एरिया से आता है। स्लोप के बारे में मैं यहां नहीं सोच रहा हूं बिकॉज वी नो दैट स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। अब इसमें द सेकंड पार्ट it says the maximum positive x coordinate reached। तो पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट हुआ था, -2 पे था वो इनिशियली, एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी कि 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक उसका vt ग्राफ जो है वो एक्सिस के ऊपर है।
वीटी ग्राफ एक्सेस के ऊपर होने का मतलब कि 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ये 0 से लेके 3 तक उसका वीटी ग्राफ ऊपर है, दैट मींस टाइम 3 सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है। अच्छा, 3 सेकेंड्स के बाद उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया। तो आप देखिए, जब तक मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता रहूंगा, मेरा कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं -2 पे था, एज पर द क्वेश्चन -2 पे था, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स -1, देन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और एक लेवल के बाद अगर मेरी वेलोसिटी वापस नेगेटिव हो गई, दैट मींस आई विल स्टार्ट रिटर्निंग। तो वो रिटर्न होने के, टर्न करने के जस्ट पहले जो मेरा कोऑर्डिनेट रहा होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रहा होगा, बिकॉज उसके बियॉन्ड तो हम गए ही नहीं। ऑब्वियसली जहां मैंने टर्न किया, मान लीजिए मैं x=5 तक पहुंचा, फिर टर्न कर गया, तो फिर मेरा कोऑर्डिनेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस x=5 जो था वो मेरा मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट था। तो ऐसे केस में वी आर सेइंग दैट कि टाइम 0 से 3 सेकेंड्स तक वेलोसिटी जो है दैट इज पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, दैट मींस x कोऑर्डिनेट is increasing in positive direction. ठीक है, time equals to 3 is the turning point. T equals to 3 seconds is the turning instant. उस इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट टर्न किया है, दैट मीन्स इस जोन तक 0 से लेके 3 तक उसका कोऑर्डिनेट बढ़ता रहा। तो मैं 0 से 3 सेकेंड्स का अगर एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं, तो दैट एरिया अभी कैलकुलेट किया था अपने, इज 3, दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स। तो 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 3 मीटर्स हुआ है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आई कैन राइट xf माइनस xi एंड दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट आपका वही फाइनल कोऑर्डिनेट जहां वो मैक्सिमम पहुंचेगा 3 सेकेंड्स पे। 3 सेकेंड्स पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम है। तो 0 से लेके 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट एरिया से मिल रहा है। नाउ दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज xf, फाइनल कोऑर्डिनेट मतलब टाइम 3 सेकेंड्स वाला, xi इनिशियल कोऑर्डिनेट मतलब टाइम 0 वाला, बिकॉज मैंने एरिया 0 से 3 का लिया है। तो ऐसे केस में xf मुझे निकालना है, x इनिशियल मुझे -2 गिवन है, राइट। x इनिशियल मुझे -2 गिवन है क्वेश्चन में, आप देखें तो यहां से xf का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 1। तो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, बिकॉज 1 पे पहुंचने के बाद इट विल टर्न बैक। ये ग्राफ यहां नीचे की तरफ आ रहा है, इट विल टर्न बैक। तो बेसिकली आइडिया यहां पर यही था कि मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तब अचीव होगा जब वो वहां पे स्टॉप हो जाए और लौटने लगे। तो हमें यहां पे यही दिखाई दिया कि टाइम 3 के बाद उसकी वेलोसिटी नीचे मतलब नेगेटिव जा रही है। तो 3 से पहले पहले ग्राफ ऊपर है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम 3 तक बढ़ा एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो टाइम 3 पे जो भी कोऑर्डिनेट था वही मैक्सिमम था, राइट। दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। इसी पॉइंट को अपन ने यहां पे यूज किया है, इसीलिए 0 से 3 तक का एरिया निकाला और फिर xf माइनस xi अप्लाई किया 0 से 3 के लिए, वही हमारा मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आपका एरिया पर बेस्ड जो है, एरिया पर बेस्ड एक और सिचुएशन अपन ने अप्लाई किया। तो गाइज ये आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्लोप, एरिया, इन सब का एस्पेक्ट हमने अप्लाई कर लिया है। ये एक फेज ऑफ द चैप्टर का एक फेज आपका पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, है ना, जो अगला फेज है हमारे चैप्टर का, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इट इज बेसिकली मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये पोर्शन आप नोट कर लें। तो अब ये जो अगला फेज है चैप्टर का, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। This is uniformly accelerated motion.
Now, uniformly accelerated motion, it means motion with constant acceleration. ठीक है, इसमें मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा होगा. ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन उसकी जर्नी में अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कंप्लीट ट्रिप में पूरी जर्नी में उसका एक्सेलरेशन वही 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है. दैट इज द मीनिंग. अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, व्हाट कैन वी कमेंट ऑन वेलोसिटी? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पैटर्न ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी. तो constant acceleration will mean that velocity is uniformly, or we can say constantly changing. ठीक है, velocity जो है वो constantly बदल रही है, acceleration जो है वो fix है, constant है. तो ऐसे केस में whenever we have uniformly accelerated motion, आपका जो vt ग्राफ होगा उसको आप इमेजिन करके देखिए कि अगर ये velocity versus time ग्राफ है तो दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. भाई वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, करेक्ट? व्हेनेवर वी हैव वीटी ग्राफ उसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट शो करना है, इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए. और स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स. तो ये जैसे वीटी ग्राफ अपन ने बनाया, दिस इज अ वीटी ग्राफ जिसमें स्लोप कांस्टेंट है एंड वी कैन सी दैट स्लोप इज पॉजिटिव. स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. तो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करनी है, ये एक सिचुएशन हो गया है ना. फर्दर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अपन ने कोई v वर्सेस t ग्राफ बनाया ऑफ दिस फॉर्मेट, ऐसा कुछ. तो इसमें भी स्लोप है तो कांस्टेंट ही, बिकॉज स्ट्रेट लाइन बनाया है. तो यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. तो हमारा अभी जो डिस्कशन है वो इसी तरह के सिनेरियोस पे बेस्ड है कि हम ऐसे ही कंडीशंस कंसीडर करेंगे जहां एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट. ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, फिक्स वैल्यू है. तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वी हैव 6 इक्वेशंस जो एप्लीकेबल होती हैं, है ना. 3 इक्वेशंस तो ऐसी हैं जो आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी 3 इक्वेशंस आपने डेफिनेटली 11th में पढ़ी होंगी. तो मेनली 6 इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स पे वर्क करेंगे, 6 इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट वन बीइंग ऑफ कोर्स कोई डेरिवेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशंस पढ़ के उनकी एप्लीकेशंस पे आएंगे. द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ कोर्स v इक्वल्स u प्लस at. द सेकेंड इक्वेशन बीइंग, अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सेकेंड इक्वेशन इस तरह याद किया हो कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये हम क्लैरिफाई कर दें कि ये जो सारी इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें टाइम के अलावा कोई भी क्वांटिटी स्केलर नहीं है. पहली बात तो भले अपन v इक्वल्स u प्लस at, ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो भी इक्वेशंस हैं उनमें टाइम वाले फैक्टर के अलावा कोई भी क्वांटिटी स्केलर नहीं है, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सबको प्लस माइनस के साथ रखना होगा जब हम 1D की बात कर रहे हैं, और जब 2D 3D में आएंगे तो सबको वेक्टर के फॉर्म में रखना होगा. तो सेकेंड इक्वेशन जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कई बार स्टूडेंट्स याद करते हैं, उसमें ये मिस इंटरप्रेट करते हैं कि s क्या है. s कई बार ये होता है कि डिस्टेंस होता है, s यहां डिस्टेंस नहीं है. सेकेंड इक्वेशन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड टू रिलेट डिस्प्लेसमेंट, राइट. सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर याद है तो ध्यान रहे कि वो s जो है इट हैज टू बी द डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस. इनफैक्ट प्रिसाइसली अपना सेकेंड इक्वेशन होना चाहिए ये, इट शुड बी डेल्टा x इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो सेकेंड इक्वेशन का ये क्लैरिटी रखें कि सेकेंड इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बिना टर्न किए, सीधा सीधा चल रहा है, तो फिर यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है, तो ये इक्वेशन आपको डिस्टेंस दे देगी. बट अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से टर्न करके वापस आया है, तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं, राइट. तो दिस इज डेल्टा x इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के लिए है आपका सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. अगर ध्यान था तो प्लीज उसको अपन चेंज करें, इट शुड बी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x. जैसा मैंने कहा कोई भी वेरिएबल यहां
स्केलर नहीं है एक्सेप्ट टाइम, है ना। तो ये डिस्टेंस नहीं हो सकता, हैज टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। देन द फोर्थ इक्वेशन इज v प्लस u अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन t, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। तो ये फोर्थ इक्वेशन जो है, तीन इक्वेशंस तो कॉमन है, वी नो दैट। फोर्थ इक्वेशन इज v प्लस यू बाई टू। v प्लस यू बाई टू मतलब एवरेज वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, जब वेलोसिटी एक सिंगल पैटर्न से चेंज हो रही होती है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम v प्लस यू बाई टू लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गया v प्लस यू बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये रहा एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। फिफ्थ इक्वेशन जो है दैट विल बी डेल्टा x इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ये अब डेल्टा x की इक्वेशन है। जैसे यहां पे u वाला टर्म था, ये u के टर्म्स में थी, ये v के टर्म्स में, फाइनल वेलोसिटी। तो फिफ्थ इक्वेशन जो है दैट इज डेल्टा x इक्वल्स vt माइनस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये इन्हीं को रीअरेंज करके मिलती है। मैं डेरिवेशन तो नहीं बता रहा हूं, बट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में मान लो u का वैल्यू यहां से निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ रही है, v माइनस 80। u का वैल्यू इज v माइनस 80। तो ये v माइनस 80 अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्सपैंड करूंगा, तो सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा। दैट इज द फिफ्थ इक्वेशन। तो पहले इन 5 इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं सिक्स्थ इक्वेशन आपको अलग से बताता हूं। देखिए, ये जो इक्वेशंस हैं, 5 इक्वेशंस, दीज 5 इक्वेशंस दे आर बेसिकली हैंडलिंग 5 वेरिएबल्स। हमारी ये ऑब्जर्वेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो 5 इक्वेशंस हैं, वी आर डीलिंग विद 5 वेरिएबल्स। ठीक है, वी हैव 5 वेरिएबल्स एंड द 5 वेरिएबल्स आर v, which is the final velocity, है ना। v is the final velocity, u is of course the initial velocity, कि टाइम 0 पे या शुरुआत में या किसी एक टाइम पे क्या वेलोसिटी थी और कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो u तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v is the final velocity, a is of course that constant acceleration, delta x is your displacement which becomes the distance जब straight line पे चलें बिना टर्न किए, but otherwise it is the displacement, and that t is the time duration, that t is the time duration of the event। ठीक है, 5 वेरिएबल्स हम यहां पे हैंडल कर रहे हैं। v, u और a तो ऑब्वियस हैं, डेल्टा x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t जैसा मैंने कहा, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। मतलब अभी अगर वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, वो ड्यूरेशन जो है ना आपका, कि यहां से लेकर वहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, इस समय पे वेलोसिटी है तो 2 सेकंड बाद क्या होगी, तो वो ड्यूरेशन जो है वो आप t की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन ऑल दीज इक्वेशंस। तो t इज द टाइम ड्यूरेशन, नॉट द टाइम इंस्टेंट, वो टाइम ड्यूरेशन है, बताऊंगा अभी एग्जांपल्स में। तो ये जो इक्वेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, दे आर डीलिंग विद 5 वेरिएबल्स और हर इक्वेशन में आप देखेंगे, हर इक्वेशन में देयर इज 1 वेरिएबल मिसिंग। ठीक है, हर इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक वेरिएबल मिसिंग है। तो जैसे अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं देख सकता हूं कि v इक्वल्स यू प्लस 80, डेल्टा x जो है दैट इज मिसिंग। इसमें डेल्टा x वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। तो वो हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसे जो भी सिनेरियोस जहां पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ गिवन नहीं है और मुझे केवल वेलोसिटीज को रिलेट करना है, तो आई यूज द फर्स्ट इक्वेशन। देन आप सेकंड इक्वेशन देखें, तो डेल्टा x इज ut प्लस 5 हाफ at स्क्वायर। तो इन 5 वेरिएबल्स में से कोई 4 ही यहां पे इन्वॉल्व हैं, डेल्टा x, u, t एंड a। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज मिसिंग, v जो है वो यूज नहीं किया इधर। तो अगेन ऐसी इक्वेशन जहां फाइनल वेलोसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आप ये इक्वेशन यूज करो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, है ना। थर्ड इक्वेशन में ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट टाइम वाला फैक्टर t जो है दैट इज मिसिंग। ठीक है, तो जहां पर भी t की रिक्वायरमेंट नहीं है,
या टाइम डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, टाइम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, टाइम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, वहां थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन में आप देख रहे हैं दिस इज एन इक्वेशन जहां एक्सेलरेशन टर्म नहीं है ना, तो यहां पे ए वाला जो टर्म है एक्सेलरेशन, दो इट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे इक्वेशन जहां पे एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं किया, जहां एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है, वहां ये इक्वेशन आ रही है। और अदरवाइज ये फिफ्थ जो है इसमें आप देख रहे हैं यू इज मिसिंग। तो इसी फैक्टर से हमें बेसिकली ये आइडिया लगता है कि कौन से केस में क्या इक्वेशन अप्लाई कर रही है, कौन से में क्या मिसिंग है, किस में कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से वी विल हैव टू ऑप्ट फॉर द रेलेवेंट इक्वेशन। तो जैसे मैंने कहा वी आर डीलिंग विद 5 वेरिएबल्स, ये अप्लाई सिर्फ तभी होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, राइट, एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रैंडम सिनेरियोज में दीज आर नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हुआ। देन द सिक्स्थ इक्वेशन, राइट, तो ये पोर्शन अपन पहले कॉपी कर लें, फिर अपन सिक्स्थ इक्वेशन देख रहे हैं, राइट। तो सिक्स्थ इक्वेशन को समझने के लिए पहले हमें एक यहाँ पे पॉइंट समझना होगा, एंड दैट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, ये जो अपन सेकंड सिक्स्थ इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, उसका टारगेट है टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना, ये हमारा टारगेट होगा सिक्स्थ इक्वेशन में। जैसे सेकेंड इक्वेशन जो है ना, वो बता देगी लेट्स इस ड्यूरेशन में t सेकेंड्स के ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो अपन सेकेंड इक्वेशन या फिफ्थ इक्वेशन से निकाल रहे हैं, तो वो एक पूरे ड्यूरेशन का डिस्प्लेसमेंट है। यहां मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट फॉर द nth सेकेंड। nth सेकेंड मींस, जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि मेरी जर्नी का थर्ड सेकेंड, है ना, तो थर्ड सेकेंड अगर मैंने लिखा है मतलब मेरी जर्नी का तीसरा सेकेंड। तो जब आपने टाइमर ऑन किया, मान लीजिए आप स्टॉप वॉच लेकर बैठे हैं, आपने टाइमर ऑन किया, तो इनिशियली टाइम 0 था आपकी स्टॉप वॉच में, तो जब टाइम 0 से मतलब 1 सेकेंड जब बीत जाएगा आपके स्टॉप वॉच में, जब 1 लिखा हुआ आ जाएगा, तो दैट टाइम 0 से लेके 1 जो है वो मेरी जर्नी का पहला सेकेंड कहला रहा है। देन उसके बाद एक और सेकेंड बीत गया, तो टाइम 1 सेकेंड से लेके टाइम 2 के बीच में जो वो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन, वो मेरी जर्नी का दूसरा सेकेंड है। फिर टाइम 2 के बाद 1 सेकेंड और जब बीत जाएगा तो उस घड़ी में टाइम 3 लिखा हुआ आ गया, तो टाइम 2 से लेके टाइम 3 का जो स्पैन है वो मेरी जर्नी का तीसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड कहलाएगा। देखिए, इफ आई से द 3 सेकेंड्स ऑफ माई जर्नी, इफ आई से 3 सेकेंड्स ऑफ माई जर्नी, मतलब वो 0 से 3 सेकेंड्स की बात हो रही है। द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ माई जर्नी, मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड्स की बात हो रही है। बट अगर मैं बोल रहा हूं द थर्ड सेकेंड ऑफ माई जर्नी, मतलब इट इज द टाइम गैप फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, आपकी जर्नी का तीसरा सेकेंड। ठीक है, तो दिस थर्ड सेकेंड विल मीन t इक्वल्स टू 2 seconds to t इक्वल्स टू 3 seconds। सिमिलरली अगर कहीं पे ऐसा आता है द 9th सेकेंड ऑफ द जर्नी, तो 9th सेकेंड का मतलब है दैट इज t इक्वल्स टू 8 से लेकर t इक्वल्स टू 9, ये एक एक सेकेंड का टाइम गैप होता है। थर्ड सेकेंड इज 2 to 3, 9th सेकेंड इज 8 to 9, which means that the nth second will mean t equals to n minus 1 t equals to n minus 1 to t equals to n seconds। तो वो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जर्नी के फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले टोटल 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 से 4 का, फिर आप टोटल 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 से 3 का, और फिर सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 3 से 4 के बीच का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कि फोर्थ सेकेंड मतलब क्या, टाइम 3 जब हुआ था तब से लेके टाइम 4, तो आप टोटल 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो और सबट्रैक्ट कर दो, तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि टाइम 3 से 4 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हुआ है। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में निकालना हो, तो ऐसे केस में योर इक्वेशन विल बी दिस डेल्टा एक्स nth, डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूं, डेल्टा एक्स nth जो है दैट इज u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, राइट। दिस इज द इक्वेशन दैट डेल्टा एक्स इज u विच इज द इनिशियल वेलोसिटी at t equals to 0,
ये ऑफ कोर्स वो आपका एक्सेलरेशन, और ये n जो है वो दिस इज द nth सेकंड, कि 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो n को यहां पे आप 5 रख रहे हो। तो ये डिराइव उसी तरह से किया है कि अगर मुझे बोला कि 5वें सेकंड में कितना चला, 5वें सेकंड, 5th सेकंड, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, फिर टोटल 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं और सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ताकि 4 से 5 सेकंड जो है उसके बीच का मतलब 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल पाए, तो ये रिजल्ट अपना उससे आता है। तो ये तो एक अलग ही कैटेगरी हो गई, इसको तो लैंग्वेज देखते ही समझ जाएंगे अपन कि वो nth सेकंड की बात कर रहा है। और वो 5 इक्वेशंस जो हैं जिनमें हर इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल आउट ऑफ द 5 वेरिएबल्स कोई एक वेरिएबल मिसिंग है, उसके हिसाब से अपन को क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे अपन इनमें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको ये nth सेकंड और जो n सेकंड्स होता है उसी में मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। अगर मुझे पूछा गया दैट इफ u is equals to 0 at t equals to 0, ये हमें गिवन है कि टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 0 थी, एंड लैंग्वेज जो है मैं वो थोड़ा अभी स्किप कर रहा हूं, मैं मेन पॉइंट्स क्वेश्चन के बता रहा हूं और फिर सोल्यूशन पे चल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ a constant acceleration 4 meter per second square, then we need to find the displacement in the first 4 seconds of the journey। वो सिर्फ मैं लैंग्वेज क्लैरिफाई करने के हिसाब से क्वेश्चन ले रहा हूं, है बहुत इजी, बट लैंग्वेज में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए कि ये लगाना कब है। द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 seconds ऑफ द जर्नी एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द 4th second ऑफ द जर्नी। राइट, तो इफ दिस इज द सिचुएशन कि टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 meter per second square, and we need to find the displacement in first 4 seconds of the journey। जर्नी के जो पहले 4 सेकंड्स हैं उसमें उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उससे इस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं। ये टोटल 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम 0 से लेके 4 सेकंड्स पूरा एक ड्यूरेशन है। तो ऐसे केस में फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट we will apply अब फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिए अपन अप्लाई करें अपना सेकंड इक्वेशन, कारण कि मुझे u का वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे गिवन है, टाइम ड्यूरेशन पूरा बता दिया 4 सेकंड, तो डेल्टा x इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी। u का वैल्यू इज 0 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू इज 4, टाइम का वैल्यू 4 सेकंड्स दे रखा है, दिस t इज द टाइम ड्यूरेशन, टोटल 4 सेकंड की बात हो रही है, तो t स्क्वायर, तो दैट डिस्प्लेसमेंट course it comes out as 32 meters, and second case में then it says find the displacement in the 4th second of the journey, journey के चौथे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो अब we know that delta x is u plus a by 2 into 2n minus 1, तो वो डिफरेंस आपको बस लैंग्वेज में यहां समझना है। u जो है वो टाइम 0 वाला वेलोसिटी ही है, कि बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी था वही यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन इज 4 अपॉन 2, a by 2 किया तो 4 by 2, एंड 2n minus 1 में n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट हो रही है बिकॉज 4 सेकंड की बात हो रही थी। सो अकॉर्डिंगली दिस इज 2 4 8 minus 1 7, इट्स 28, हाँ सर, तो दिस 14 मीटर्स आ रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड ऑफ द जर्नी, 4th सेकंड मतलब टाइम 3 से लेके 4 के बीच में, तो वो 14 मीटर्स हुआ है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल 4 सेकंड्स, तो वो 0 से लेके 4 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट जो टोटल हुआ है वो 32 मीटर्स हुआ है। तो ये लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली हैंडल करना आना चाहिए। दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी ये जो इक्वेशंस अपन पढ़ रहे हैं अब इन्हीं पर बेस्ड अपन को एनालिसिस समझना है। तो द एग्जांपल इट इज एग्जांपल 17 on page 51.
राइट, तो बुकलेट में से ही पेज 51 एग्जाम्पल 17 इट सेज अ पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 5 एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, टाइम 2 सेकेंड्स पे उसका कोऑर्डिनेट दिया है, एंड हैज अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द इनिशियल पोजीशन एट टाइम इक्वल्स टू 0। राइट, तो आप देखिए इसमें द क्वेश्चन सेज कि टाइम 2 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नोन है ना, हमारा जो गिवन डेटा है वो ऐसा कुछ है कि टाइम 2 सेकेंड्स पे आपका कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 5। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है इट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट बता दिया, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते ही वी आर क्लियर कि हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं। अच्छा, जब वो x इक्वल्स टू 5 पे था तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी एज पर द क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज टाइम 2 पे उसका कोऑर्डिनेट 5 है, वेलोसिटी 10 है, देन फाइंड द इनिशियल पोजीशन एट टाइम 0, टाइम 0 पे क्या पोजीशन रही होगी वो निकालना है। तो अगर मुझे टाइम 2 सेकेंड्स का, मुझे टाइम 2 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी है ना वो गिवन है, तो टाइम 0 का वेलोसिटी नहीं गिवन है, टाइम 0 इनिशियल रहा होगा और टाइम 2 फाइनल रहा होगा, तो टाइम 0 का वेलोसिटी नहीं गिवन है, टाइम 2 सेकेंड्स पे क्या वेलोसिटी था वो गिवन है, दैट मींस दिस हैज टू बी ट्रीटेड एज द फाइनल वेलोसिटी v। राइट, ये जो हमें गिवन है दिस हैज टू बी ट्रीटेड एज द फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, और हमें पता करना है कि उसका इनिशियल पोजीशन टाइम 0 पे उसका कोऑर्डिनेट क्या था, है ना, उसका x कोऑर्डिनेट टाइम 0 पे क्या था वो निकालना है। तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा ट्रिप है ये टाइम 0 से लेके टाइम 2 सेकेंड्स तक स्टडी किया जा रहा है। 0 का ना तो कोऑर्डिनेट पता है, टाइम 0 पर कोऑर्डिनेट नहीं पता है, टाइम 0 पर वेलोसिटी भी नहीं पता है, दैट मींस वी आर नॉट अवेयर अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इनिशियल कोऑर्डिनेट। टाइम 2 सेकेंड्स का वेलोसिटी गिवन है और टाइम 2 सेकेंड्स का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, दैट मींस वी नो द फाइनल कोऑर्डिनेट एंड वी नो द फाइनल वेलोसिटी। तो अब मुझे जब इन्हें रिलेट करना होगा तो अगेन मैं अपने उन इक्वेशंस में जाऊं जो 5 इक्वेशंस हैं, तो मुझे उन इक्वेशंस में ध्यान रखना है कि आई शुड यूज एन इक्वेशन जहां u का वेरिएबल इनिशियल वेलोसिटी का वेरिएबल नहीं आता हो, बिकॉज मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है और पूछी भी नहीं है। अल्टीमेटली ना तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी सॉल्व करके देनी है और ना मुझे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है। तो अब क्लिक होगा कि यार u मिसिंग वाला जो मेरा इक्वेशन था दैट इज द फिफ्थ इक्वेशन, डेल्टा x इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, और वो v के टर्म्स में आता है। तो डेल्टा x को आई कैन राइट xf माइनस xi, जिसमें फाइनल कोऑर्डिनेट तो गिवन है, टाइम 2 सेकंड्स वाला कोऑर्डिनेट गिवन है और इनिशियल निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, v इज 10, t मैंने आपको कहा था टाइम ड्यूरेशन है ये, तो जर्नी का ड्यूरेशन 0 से 2 टोटल 2 सेकंड्स है, माइनस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन वी आर गिवन इट इज -4 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, ड्यूरेशन का स्क्वायर। तो यहां से आपका अच्छा फाइनल कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दें, तो xf की वैल्यू जो है टाइम 2 सेकंड्स पे फाइनल कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 5 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट अननोन, नाउ दिस इज 20, ये आपका वैल्यू दिस इज 4 एंड दिस इज 2 8, है ना, ये मेरे हिसाब से 28 बन रहा है, ये वैल्यू आपका प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 2, ये प्लस हो गया, एंड 4 to 8 एंड ये 20 था 28 बिल्कुल ठीक है। तो यहां से xi का वैल्यू निकालें, इनिशियल कोऑर्डिनेट अगर यहां से पता करें तो दिस इज 5 माइनस 28 दैट इज -23, तो ये आपका इनिशियल x कोऑर्डिनेट जो है वो -23 आ रहा है। तो देखिए द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप क्लास 9th से इनको सॉल्व करते आ रहे हैं, बस द पॉइंट इज कि आप कितना इफेक्टिवली और कितने कम टाइम में अपने सोल्यूशन तक पहुंच पा रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह के प्रोफाइल के हर क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि आप किसी और तरह से सॉल्व करके आंसर पे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। आप हो सकता है आप यहां v इक्वल्स u प्लस 80 लगाकर पहले u निकालो और फिर सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट दैट ऑफ कोर्स इंक्रीजेस योर स्टेप, आपका टाइम ऑफ सॉल्विंग बढ़ रहा है। तो आपको वो प्रिसाइज इक्वेशन पहले क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन के रीडिंग टाइम पे ही। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में अपन ये सारे स्टेप्स नहीं कर रहे होंगे, है ना, हमारा पहला स्टेप ये होगा सीधा और ये हमारा दूसरा स्टेप सॉल्व हो गया। ये तो अपन अभी सीख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेटा लिखा, अदरवाइज आप एग्जाम टाइम पे सीधा ये रीड किया क्वेश्चन में,
क्लिक हुआ कि फिफ्थ इक्वेशन लगानी, इवन डोंट राइट द फिफ्थ इक्वेशन, जस्ट सब्स्टिट्यूट द डेटा एंड देन द सोल्यूशन, आपका x का वैल्यू आ गया, है ना। तो ये एक एनालिसिस हो गया आपका। देन आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल 18 देखिए ऑन द नेक्स्ट पेज 52 पे एग्जांपल 18 इट सेज, अब क्वेश्चन रीड करके अपन खुद अंदाजा लगाएं कि कौन सी इक्वेशन वहां पर रेलेवेंट होगी सॉल्व करने के लिए। इट सेज अ कार मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन covers the distance between 2 points that are 70 मीटर अपार्ट। तो ऐसे केसेस में जब क्वेश्चन किसी सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहा है तो इट्स बेटर कि हम उसका एक रफ स्केच बना लें, तो एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा। तो P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, इट सेज इनमें 70 मीटर का गैप है और इस कार को इन दो पॉइंट्स को 70 मीटर्स के गैप को क्रॉस करने में टेक 7 सेकेंड्स। 2 points that are 70 meter apart in 7 seconds. Its speed as it passes the second point, यहां पे जब ये पार्टिकल पास कर रहा है तो सेकेंड पॉइंट को पास करते समय यहां जो v की वैल्यू है, that v it says it is 15 meters per second, and we need to find the speed at the first point। तो मुझे यहां u जो है वो फाइंड आउट करना है कि u का वैल्यू कितना है, एंड सेकेंड पार्ट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहां मुझे u की वैल्यू पता करनी है, v मुझे गिवन है, p से q के बीच का डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर है और जो टाइम गैप है p से q तक पहुंचने में जो टाइम ड्यूरेशन लगा है वो गिवन है 7 सेकेंड्स। ऑफ कोर्स ये कोई कांस्टेंट स्पीड वाला केस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप अभी स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम करके सॉल्व कर दिया। ये डिस्टेंस गिवन है, वो टाइम गिवन है, बट कांस्टेंट स्पीड नहीं है कि अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल लेंगे। स्पीड तो चेंजिंग है, यहां कुछ और स्पीड है, उधर कुछ और होगा। तो अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट तक, क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट तक मैं एनालाइज करूं, तो इसने हमें कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट ये बताया नहीं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। आप खुद सोचें, आपको एक तो u की वैल्यू नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होने के साथ साथ हम उसका एक्सेलरेशन भी नहीं जानते। अब मैं जो 5 इक्वेशंस हैं उनमें मैं स्क्रीन करूं कि मुझे u की वैल्यू तो निकालनी है, बट ऐसी इक्वेशन से जिसमें एक्सेलरेशन की जरूरत ना पड़ती हो, बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कहां से करेंगे। बाकी सभी इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस 80 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x देन vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर, सब में a आ रहा है, तो आपका a भी अननोन है और आपका u भी अननोन है। तो हम ऐसी इक्वेशन पहले अप्लाई करें जहां पर हमारा एक्सेलरेशन टर्म मिसिंग होता हो, तो एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे फोर्थ इक्वेशन में वो फीचर है दैट v प्लस u बाई 2 इक्वल्स डेल्टा x बाई टी। इसमें एक्सेलरेशन का पैरामीटर नहीं आता, तो एक्सेलरेशन की यहां पे नीड ही नहीं है। नाउ v, the final velocity is 15, initial velocity u unknown upon 2, है ना, u unknown है, and that is equals to delta x। p से q का डिस्प्लेसमेंट delta x is 70 और टाइम हमें बताया था 7 सेकेंड्स। तो इसको अपन फर्दर अब सॉल्व करें, तो दिस इज 15 प्लस u और ये आपका 10, ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 20, तो u का वैल्यू आपका 5 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। तो ये तो हो गया सॉल्व, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। The second part says now find the acceleration। ठीक है, सिंपल है, अपने पास v है, u है और टाइम है ना। अब अपन v भी जानते हैं, u का वैल्यू भी जानते हैं और टाइम की वैल्यू भी जानते हैं। We can straight away apply v equals u plus 80, है ना। This v is 15, u is 5, acceleration unknown and time is 7। तो accordingly आपका acceleration जो आ रहा है that is 10 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगेन जैसा मैंने कहा, इसका ऑल्टरनेट भी है, आप चाहें तो पहले आप P से Q के लिए डेल्टा x इक्वल्स टू VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर लगा के पहले A निकाल लो। बिल्कुल पॉसिबल है कि VT माइनस हाफ 80 स्क्वायर लगा के पहले आप A निकाल लीजिए और एक्सेलरेशन आ जाए तो V इक्वल्स U प्लस 80 लगा के आप U की वैल्यू निकाल लो। हमेशा मल्टीपल मेथड्स रहेंगे, बट यू विल हैव टू चूज द सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। आपको एक सिंपलेस्ट पॉसिबल मेथड जो जल्दी सॉल्व हो सके वो ऑप्ट करना है, और वो आप एक परफेक्ट मेथड फर्स्ट थॉट में उसको चूज कर पाए, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस के साथ अपने आप
वो फीचर, वो पॉइंट डेवलप होता है कि अपन फर्स्ट शॉट में ही बेस्ट पॉसिबल मेथड उस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन आपका इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लें अपन। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, एग्जाम्पल 19 की बात कर रहे हैं। Right, it's page 52, example 19. It says a body initially at rest is accelerated at 2 meter per second square for 5 seconds. तो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था और 5 सेकेंड तक उसको अपन ने एक्सेलरेट कराया at this rate 2 meter per second square. The body continues with uniform velocity for the next 10 seconds. Find the total distance covered by the body. अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगेन एक प्रोफाइल है, ये बहुत स्पेशल प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है जहां पर हमें वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन दिया जाए, जहां हमें वेलोसिटी की डिटेल बताई जाए कि पहले वेलोसिटी बढ़ाया, रेस्ट से बढ़ाया और फिर कांस्टेंट कर दिया, या फिर ये बोला कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट किया, फिर रिटार्ड करके स्टॉप कर दिया, या इट सेज कि पहले 5 सेकंड्स तक वेलोसिटी बढ़ा रहे फिर ब्रेक लगा के घटा रहे। ऐसे वेलोसिटी का जब डिस्क्रिप्शन गिवन हो कि पहले इंक्रीज कर रहे हैं फिर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रेकमेंडेड है, प्रेफरेबल है दैट वी ड्रॉ अ वीटी ग्राफ फॉर दैट लैंग्वेज। इससे पिछले वाले में ऐसा कोई डिटेल नहीं था। इससे पिछले वाले बोल रहा है कि भाई 70 मीटर है, टाइम 7 सेकंड्स लग रहा है इनिशियल, तो वो एक अलग स्टोरी थी। यहां जब ऐसा डिस्क्रिप्शन है दैट फर्स्ट इंक्रीजेस द वेलोसिटी, देन कांस्टेंट रखता है, देन रिटार्ड करता है, देन फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड बेटर थ्रू ग्राफिकल डिटेल्स। तो ऐसे केस में क्वेश्चन 19 जो है, आप देखिए उस लैंग्वेज को अगर हम ग्राफ में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसे केस में जो उसका वेलोसिटी पैटर्न है, हम उसका वेलोसिटी पैटर्न को वीटी ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट सेज अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 इज एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर चलेंगे तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले और वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। टाइम 5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज किया, ये टाइम 5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज किया। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफ वी सी v इक्वल्स u प्लस at कि 5 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो उसकी इनिशियली 0 थी, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 5 है, तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एट टाइम 5 सेकेंड्स। तो ये मैंने यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड मार्क कर दिया। ठीक है, सो एज पर द क्वेश्चन द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट एंड इट इज एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड तक हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और 5 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स u प्लस at से पता कर लिया, 10 आ रहा है तो यहां 10 मार्क किया। नाउ इफ द बॉडी कंटिन्यूज विथ दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, जो वेलोसिटी इसने अक्वायर कर लिया था 10 मीटर पर सेकेंड, अब वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली चलता रहा अगले 10 सेकेंड के लिए। तो इसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैसे शो करेंगे, v अगर कांस्टेंट शो करना है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये किस टाइम तक चल रहा है, तो अब यहां हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। इसने बोला 10 सेकंड्स में, 10 लिख दिया, नहीं, एक्सेलरेट किया वो 5 सेकंड्स तक। इट सेज इट मूव्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड्स, 5 के बाद 10 सेकंड्स और, तो ये आपका 15 सेकंड्स मार्क होना चाहिए। 5 सेकेंड्स तक तो वो एक्सेलरेट किया और उसके बाद वो 10 सेकेंड्स और कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। तो पहले एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ाई और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो पहले उसकी लैंग्वेज को हम ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। नाउ द क्वेश्चन सेज उसने डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है। आप देखिए, वंस यू कन्वर्ट दैट सिनेरियो इनटू अ ग्राफ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि वीटी ग्राफ है और डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, right, that area under VT graph will give us the value of displacement या फिर distance, जो भी हमारी requirement है उसके हिसाब से।
है ना। तो मुझे 0 से लेके 15 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सीधा पहले एरिया कैलकुलेट करूं इस ट्रेपीजियम का, या फिर आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग कैलकुलेट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो ये कंप्लीट जो हमें गिवन है ट्रेपीजियम, इस कंप्लीट ट्रेपीजियम का हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक साइड पूरा 15 है, और ये वाला दूसरा साइड जो है ये 5 से 15 मतलब 10 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 15 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन देम, उनके बीच में गैप इज 10। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स इज 15 एंड ये 10, और हाइट उनके बीच का गैप मतलब 10। तो दिस वैल्यू इट कम्स आउट एज दिस इज 25, और ये आपका 5 हो रहा है ना, दैट इज 125। तो एरिया आपका 125 है, दैट मींस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इट इज 125 मीटर्स। देखिए वंस वी ड्रॉ द ग्राफ, राइट, वंस वी ड्रॉ द ग्राफ द सिचुएशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने एक बार ग्राफ कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या, फिर डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वीटी ग्राफ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इजी, जस्ट आप एरिया कैलकुलेट करो, आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जहां पर भी ये प्रोफाइल ध्यान रखेंगे, जहां पर भी वेलोसिटी का इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, दैट इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट देन रिटार्ड्स, या पहले कांस्टेंट था फिर ब्रेक लगा दिया, या पहले इंक्रीज किया फिर ब्रेक लगा के डिक्रीज कर दिया, ऐसा वेलोसिटी डिस्क्रिप्शन अगर है तो ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दैट एंड देन रिलेट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो भी उसने पूछा है वो इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। राइट देन इसी थीम पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगेन ये मोर और लेस इसी थीम पर है जो अपन ये लास्ट एग्जांपल अभी देखा था। इट सेज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर t0 seconds. It then moves at a constant velocity for 8 t0 seconds and then retards and comes to rest in the next t0 seconds. So we need to find the ratio of distances covered in the 3 phases. ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया वो t0 सेकंड्स तक, कुछ टाइम तक, तो स्पीड बढ़ गया होगा उसका। फिर जो स्पीड उसने एक्वायर कर लिया था उसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली वो मूव करता रहा इतने टाइम तक, और फिर उसने ब्रेक लगाए और t0 सेकंड्स के अंदर अंदर स्टॉप हो गया। और फिर अगेन डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, तो मैं इसी तरह के लैंग्वेज का मैं पॉइंट बोल रहा था कि अगर ऐसा कोई लैंग्वेज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में कन्वर्ट दैट लैंग्वेज इनटू अ ग्राफ, कि आप उसको पहले वीटी ग्राफ में कन्वर्ट कर लो। इट सेज क्या कि पहले रेस्ट से शुरू करके एक्सेलरेट किया, तो टाइम 0 पे ये रेस्ट पे शो कर रहा हूं, फिर उसके बाद स्पीड इंक्रीज किया, ये एक्सेलरेट हुआ t0 सेकंड्स तक, फिर 8 t0 सेकंड्स तक कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, कांस्टेंट स्पीड शो करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर ब्रेक लगा के रिटार्ड हुआ इन t0 सेकंड्स, तो ये t0 में रिटार्ड कर दिया। अच्छा, इसमें पॉइंट्स अपन मार्क करें, तो यहां तो ये t0 सेकंड्स है। अब t0 सेकंड्स के बाद वो 8 t0 सेकंड्स तक कांस्टेंट स्पीड से चला है, तो यहां पर वी शुड मार्क 9 t0, है ना, सो दैट दिस ड्यूरेशन रिमेन्स 8 t0, इसके बाद 8 t0 और। अच्छा, देन आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट t0 सेकंड्स, इसके बाद t0 सेकंड्स और हैं, तो ये 10 t0 हो जाएगा। और ये कोई स्पीड है, मान लो वी कैन सी ग्राफ में इससे ज्यादा स्पीड नहीं आ रहा है, तो इसको अपन मान सकते हैं कुछ v मैक्सिमम, वो मैक्सिमम स्पीड ग्राफ में दिख रही है। It says we need to find the ratio of distances covered in the 3 phases. ये 3 phases कौन से हैं? Accelerating phase, then constant velocity वाला phase and retardation phase. इन 3 अलग अलग phases में कितना कितना distance object ने cover किया है वो हमें calculate करना है। तो of course we know that VT graph से distance evaluation कैसे होता है? Through area. तो ये VT graph है, हमें इसमें एरिया से डिस्टेंस एवेल्युएशन करना होगा, तो एक तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर एक ये एरिया कंसिडर करेंगे, और एक ये पोर्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, इस केस में द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज। हमें रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस निकालना है, तो जो भी एरियाज का रेशियो है, इन 3 एरिया का जो रेशियो है वही इनका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, नाउ फर्स्ट वाला जो है दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक्सेलरेशन फेज में एक ट्रायंगल बन रहा है,
तो दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट इज 2, है ना। ये वाला तो एक ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन है दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, तो लेंथ तो है आपका 8t0, है ना। दिस लेंथ इज 8t0 और ब्रेड्थ जो है वो दूसरा डायमेंशन इज vm, देन दैट इज 2। अगेन रिटार्डेशन फेज अगेन अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, ये 9t0 से 10t0, बेस इज t0 और हाइट जो है दैट इज vm, ठीक है। अब इसमें अपन कॉमन पैरामीटर्स अगर कैंसिल कर दें तो कैन सी दैट t0 और vm तीनों में कैंसिल हो रहा है, एंड वी आर लेफ्ट विद हाफ इज टू 8 इज टू 1, हाफ इज टू 8 इज टू हाफ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम 1 इज टू 16 इज टू 1। यही क्वेश्चन हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले अपन 0 से t0 के लिए सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, ut प्लस हाफ t स्क्वायर, डिस्टेंस निकाला। फिर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो पहले पता करना पड़ता है कि वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है और उसका डिस्टेंस निकालते दैट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। फिर रिटार्डेशन फेज में हम लेट्स से vt माइनस हाफ t स्क्वायर लगा के उसका डिस्टेंस निकालते हैं, फिर तीनों डिस्टेंस का रेशियो लेते, दैट वुड हैव बीन मोर कैलकुलेटिव। अब ऐसे केस में आपने जस्ट फटाफट से, सिंस हमारा एक्सपीरियंस साथ में मैटर करेगा, तो हम फटाफट से उसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और 3 एरियाज का रेशियो निकाला है, दैट इज द डिस्टेंस रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो ये एक और प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हो गया जो ग्राफ से, मतलब ये लैंग्वेज जो है ये ग्राफ से बेटर हैंडल हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पोर्शन अपन कॉपी कर लें। राइट, तो ये एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हो गया आपका, पूरा प्रोफाइल ग्राफ वाला कंप्लीट हो गया। राइट, अब इसमें नेक्स्ट सिनेरियो जो है इस तरह का है। लेट्स से वी आर गिवन कि 2 पॉइंट्स हैं यहां पे, पॉइंट P एंड Q, है ना। इनके बीच में गैप क्या है वो प्रोवाइडेड नहीं है, और वी आर गिवन दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ constant acceleration and it passes points P and Q with speeds 30 meter per second and 40 meter per second रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और उसके पूरी ट्रिप में, पूरी जर्नी में कोई 2 पॉइंट्स आ रहे थे P एंड Q, उनके बीच में गैप क्या है इट्स नॉट गिवन, बट पॉइंट P को उसने पास किया विद स्पीड 30 एंड पॉइंट Q को उसने पास किया विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट midway between P and Q, ठीक है। अब मुझे ये P और Q के बीच में जो मिडवे है, मिड पॉइंट है, लेट्स से दैट मिड पॉइंट इज R, मुझे इस R पे स्पीड निकालनी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर रहे कि ऐसा नहीं है कि वहां स्पीड 30 है इधर 40 है तो बीच में 35 ही होगी, नहीं होगी, वो भी अपन प्रूव भी करेंगे और उसका रीजन भी समझेंगे। तो हमें P एंड Q पर स्पीड गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है, डिस्टेंस वगैरह नहीं पता है, और ये मिडवे मतलब R पे मुझे स्पीड निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि हमें अगेन टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। भाई इंफॉर्मेशन तो डिस्टेंस का भी नहीं है, बट टाइम से रिलेटेड कोई आइडिया हमें नहीं पता है अबाउट द जर्नी के P से Q तक कितना टाइम लग रहा है, P से R तक क्या लगेगा। हाँ, डिस्टेंस के बारे में यह जरूर पता है कि अगर ये P से Q का डिस्टेंस जो है, इफ दैट कंप्लीट डिस्टेंस PQ भी टेक इट एज x, तो PR जो होगा दैट हैज टू बी x/2, ठीक है। P से Q तक का अगर मैं डिस्टेंस x मान रहा हूं तो मिडवे मतलब ये x/2 होगा, बट अगर P से Q तक का टाइम अगर t मान रहा हूं तो ये t/2 नहीं होगा। ये कोई कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है कि आधा डिस्टेंस चलने में आधा टाइम लगेगा,
यहां उसकी स्पीड 30 है, यहां स्पीड 40 है, दैट मीन स्पीड बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट हाफ को वो रिलेटिवली धीरे कवर कर रहा है और सेकंड हाफ को फटाफट कवर कर रहा है, तो सेकंड हाफ में कम टाइम लगने वाला है। तो टाइम में ये रिलेशन नहीं होगा कि ये t है और ये t/2 ये नहीं होगा, बट डिस्टेंस में तो होगा ना, ये x है और ये x/2 है। तो इट मींस दैट टाइम के बारे में हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी नीड टू अवॉइड दैट टाइम वाला पैरामीटर, और t वाला पैरामीटर अवॉइड हो सकेगा यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पे मान लो ये जो p से q वाला ट्रिप है ना, P से लेके Q तक के लिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूं तो दिस इज v² इक्वल्स u² प्लस 2a डेल्टा x। v पॉइंट Q पर जो स्पीड है दैट इज 40, तो 40 का स्क्वायर कर रहा हूं, दिस इज 1600, देन u का स्क्वायर इज 900, 30 का स्क्वायर किया है, और 2a डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। तो यहां से अपन ने ax की वैल्यू निकाल दी, बिकॉज a भी नहीं पता है और x भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम वाला फैक्टर भी अवॉइड करना था। तो ये आपका 1600 माइनस 900 700 अपॉन 2 कर रहा हूं, दैट्स 350। तो ये ax की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैं p से r वाली जो जर्नी है, ठीक है, p से r तक की जो जर्नी है उसके लिए मैं फिर से थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, यही v² इक्वल्स u² प्लस 2a डेल्टा x। अब मैं p से r के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो r पे जो स्पीड है वो तो निकालनी है मुझे, r पे जो स्पीड है वही मेरी फाइनल स्पीड है, वो तो निकालनी है, और p पे इनिशियल स्पीड जो है वो 30 है, तो दिस इज 30 स्क्वायर। एक्सेलरेशन अननोन है, डिस्प्लेसमेंट इस बार x/2 है, तो दिस वैल्यू इट इज 30 स्क्वायर 900। यहां पे अब ये 2 कैंसिल हो गया और ax बचा है, और ax की वैल्यू 350 है, दैट कम्स आउट एज 1250। ठीक है, v² इज 1250, तो यहां से v का वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 625 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 25√2 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज ऑफकोर्स नॉट इक्वल्स टू द मिड वैल्यू ऑफ दीज टू। 30-40 का मिड नहीं है, वो 35 नहीं आया है ना। द आंसर इज 25√2 मीटर पर सेकेंड, जो अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स जो है उसको अप्लाई किया। एज टाइम की डिटेल्स मुझे नहीं पता थी, तो मैंने 2 बार अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स अप्लाई की है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड एट पॉइंट r। ठीक है, तो ये एक और एप्लीकेशन अपन ने इसमें स्टडी कर लिया। राइट, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज एग्जांपल 20 ऑन पेज 52। राइट, तो एग्जांपल 20 में इट सेज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एज इट passes through origin, it starts to experience a constant acceleration of 4 meter per second square in the negative x direction. How much time elapses before the object returns to the origin? Right, तो अब सिचुएशन यहां पर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन को क्रॉस कर रहा था उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इट वाज 40 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। वैसे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था पहले, बट जैसे ही वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए कहीं x इक्वल्स टू -10 -20 कहीं से आ रहा होगा, तो जब वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी, एंड इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग एन एक्सेलरेशन व्हिच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो अब उसका एक्सेलरेशन उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट रिटार्डिंग। तो अब ऐसे केसेस में ये अगेन जो प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है, यहां पर हमें ये समझना है कि मान लो अगर मेरा इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इमेजिन करते हैं कि इनिशियल स्पीड 20 है और एक्सेलरेशन -4 है। तो अभी अगर वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन -4 होने का मतलब कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में से 4 कम हो जाएगा। ये मीनिंग है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 4 से कम होती जाएगी। दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी जो वेलोसिटी 20 है वो एक सेकंड बाद 16 होने वाली है, देन 12, देन 8, देन 4, देन 0। बट अगर एक्सेलरेशन तब भी कंटिन्यूड रहा, देन द वेलोसिटी बिकम्स -4, -8, -12। दैट मींस पहले ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटीज थी उसकी, दैट मींस पहले ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, कांस्टेंट रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट मिला, तो वो रेस्ट पे आया, एंड देन आफ्टर दैट इट टर्न्ड बैक। नेगेटिव वेलोसिटी हो जाने का मतलब कि वो टर्न हो गया है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है, जैसा कि एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने पे होता है कि बॉल को जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं
तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होता है 9.8 g डाउनवर्ड्स, तो उसकी वजह से बॉल रिटार्ड होती है, रेस्ट पे आती है, और एक्सेलरेशन सिंस कांस्टेंट बना रहता है तो बॉल रिटर्न भी हो रही है। वैसा ही सिनेरियो यहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स सिंस ये रिटार्डेशन होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न होके अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आने वाला है। एक्चुअली देखो, टर्न तो वो उसी लाइन पर टर्न होके वापस आ जाएगा, है ना, इसी लाइन पे गया और इसी पे वापस आ गया, बट मैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जर्नी अलग अलग दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए दो लाइंस बनाई है। यहां पहुंचा, यहां से टर्न हुआ और वापस आ गया। एक्चुअल में इसका टर्निंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बॉल का होता है। ये बॉल को थ्रो किया तो बॉल इसी लाइन पे ऊपर जाती है, इसी लाइन पे वापस आ गई। तो अब ऐसे केस में इट सेज दैट ये कितनी देर बाद, द टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिन, पूरा घूमकर वापस आने में, यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सिंपल है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी इट्स गिवन की 40 मीटर पर सेकंड है, प्लस 40 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। मेरे पास एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। ये दो पैरामीटर्स तो अवेलेबल है मेरे पास, टाइम मुझे निकालना है। अब जब मैं कंप्लीट ट्रिप को ऑब्जर्व करूंगा, मैं यहां से ट्रैवल किया, रिटार्ड होते हुए आगे गया, स्टॉप हुआ, टर्न करके वापस यहां आ गया, तो ऐसे केस में मेरी कंप्लीट जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज 0, दैट इज गोइंग टू बी द मेन पैरामीटर, है ना। मैं पूरा राउंड करके वापस आ रहा हूं तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट मेरी जर्नी का 0 हो गया, और मुझे इस कंप्लीट जर्नी का ही टाइम निकालना है कि जाकर वापस आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो कंप्लीट ट्रिप का टाइम निकालना है। तो अब वी कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स कि डेल्टा एक्स इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने कहा दैट इज डिजाइन टू गिव द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट पूरी ट्रिप का 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ट्रिप की 40 है, टाइम हमें पता करना है, एक्सेलरेशन इज -4 एंड दैट इनटू टी स्क्वायर। तो जब मैंने कंप्लीट ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट रखा है तो टाइम जो आएगा वो कंप्लीट ट्रिप का ही आएगा, पूरा घूम के वापस आने का। तो अब इसको अपन रीअरेंज कर ले तो दैट कम्स आउट एज 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 40t, एक t इसमें कैंसिल हो गया एंड दैट टाइम का वैल्यू कम्स आउट एज 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में वो ऑब्जेक्ट आगे जाकर रिटार्ड होके, स्टॉप होके वापस भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये जब सिनेरियो होता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी बॉल को ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो ऐसे केस में द ऑब्जेक्ट विल रिटार्ड एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, रिटार्ड होगा तो, और अगर वो एक्सेलरेशन मेंटेन रहा देन इट विल कम बैक, है ना। तो ये प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन अब एक और ऐड हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है तो पैटर्न ऑफ जर्नी जो है वो इस फॉर्मेट का रहेगा, ठीक है। राइट गाइस, तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स अपनी इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स के आज कवर कर लिए। कुछ 2-3 प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे उस बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इनिशियली पहले तो अपन कुछ 1-2 प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन, 2-3 प्रोफाइल और करेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्टिकल फ्री फॉल, है ना। वो आपके काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन का आखिरी सेक्शन है, दैट्स वर्टिकल फ्री फॉल। तो उस पोर्शन को फिर अगले लेक्चर में कवर करते हैं। यहां तक का पोर्शन वाइंड अप कर लें, सेक्शन रिव्यू सारी खत्म करो, है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस वाली शीट जो है वो वाइंड अप कीजिए। पैरेलल में वेक्टर्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, उसके भी सेक्शन रिव्यूज मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे, है ना। तो इन पोर्शंस को अपन वाइंड अप कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर वर्टिकल फ्री फॉल पे आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।